Our man of the moment, Sohailur Rahman, is an accomplished textile and IT entrepreneur. In this special edition of Pinnacle, Mr. Rahman talks about his ventures and success stories. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोहेलुर रहमान है। मैं इस वक्त टैक्सी टेक में CEO हूँ। आप सब लोगों को सलाम करना चाहूँगा और बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ, मैं कहूँगा कि जब मैं 9 साल की उम्र का था, जब से स्टार्ट हो गया था। छुट्टियों में, स्कूल में वालिदैन और दादा दादी हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, तो उन्होंने शुरू में ही हमारी एक फैमिली में टेक्सटाइल कंपनी थी और उसमें बचपन से आदत डाल दी थी कि छुट्टियां आ रही हैं स्कूल की, तो वक्त ज़ाया ना करो, कुछ ना कुछ अगर सीख सकते हो तो सीखो। कोई 1979 होगा मेरे ख़्याल में, अब तो टाइम इतना गुजर गया याद नहीं रहता। तो उस ज़माने से जो हमारी फैक्ट्री में पावर लूम लगे होते थे, तो उस पर दादा ने खड़ा मास्टर के साथ कहा कि जाओ जाके खड़े हो, देखो कैसे मास्टर पावर लूम कैसे चलाया जाता है, और उसमें शटल होती है, उसमें धागा कैसे चढ़ाते हैं, शटल बाहर आ जाती है तो कैसे सेट होता है। तो ये चीज़ें उस ज़माने से जहन में डालना शुरू कर दी थी कि काम करना है, फैक्ट्री है, टेक्सटाइल है। तो हालांकि उस ज़माने में वो काम नहीं था, वो एक शौक़ था, एक शोर हो रहा है और खट खट करके वहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट घर से, तो वो एक एन्जॉयमेंट थी, लर्निंग भी थी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ करियर, और वो स्कूल के दिन फिर कंटिन्यू इसी तरह रहा कि छुट्टियों में जो 2 महीने की छुट्टी आती थी समर की, उसके अंदर टाइम फैक्ट्री में ही गुजारना। वो लूम से निटिंग से जैकार्ड निटिंग, और जैकार्ड निटिंग से फिर डाइंग, सिंथेटिक फैब्रिक्स की, वेलवेट्स की मैन्युफैक्चर, निटेड वेलवेट्स की मैन्युफैक्चर, उसकी शेयरिंग, उसके यान के इश्यूज़। तो वो उस ज़माने में हालांकि एक्चुअल मोटिवेशन तो वो नहीं थी, मोटिवेशन थी वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त गरम समोसा मिलता था बराबर के होटल से, वो समोसा और वो पेप्सी की बोतल, वो असली मोटिवेशन थी। लेकिन साथ साथ लर्निंग ये भी हो रही थी जो अब समझ आता है। तो ये बड़ों की मेरे ख्याल से प्लानिंग होती है कि समोसा और पेप्सी के ज़रिए फैक्ट्री में जाना, टेक्सटाइल और ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये लर्निंग स्कूल के बाद भी फिर चलती रही। यूनिवर्सिटी में जब IBA में आ गए, तो उस वक़्त आफ्टरनून्स जो थे वो फैक्ट्री ही जाना होता था। IBA से मॉर्निंग कैंपस से वापस आना, जल्दी से लंच करना और आधे घंटे बाद जल्दी से भाई के साथ वापस निकल जाना फैक्ट्री के लिए, और वहाँ कोई 3 से शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे तक रहना, फिर वापस घर आना और फिर अपनी असाइनमेंट्स थोड़ी बहुत करना, होमवर्क करना, प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी करना और फिर TV देख लेना। जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो तो इस तरह गुजरा, और उसमें साथ साथ करियर भी उसी ज़माने में दाखिल हो गया था। लेकिन जो फर्स्ट सीरियस अगर मैं कहूँ कि कोई काम किया, अगेन वो ऑफिशियल करियर से पहले था, वो IBA के फर्स्ट ईयर के दौरान था। असाइनमेंट फैमिली में ये दी मुझे कि आप बेटा एक काम करो, ये एक रोटरी प्रिंटिंग की मशीन होती है, टेक्सटाइल वाले अक्सर जानते हैं इसको। तो वो हमने एक फाइनलाइज करी। एक स्विट्ज़रलैंड में एक फैक्ट्री थी हेरेसाओ के अंदर, जो सेंट गालन के करीब एक टाउन है। तो मुझे असाइनमेंट मिली कि सोहेल तुम जाओ, ये 3 इंजीनियर्स हैं, इनको लेके जाओ और जाके उसको मशीन को डिसमेंटल और शिप करके आओ। अच्छा, मुझे एट दैट टाइम आई थिंक आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रोटरी प्रिंटिंग क्या होती है, मशीनरी क्या होती है। लूम की हद तक या कुछ हद तक चीज़ें देखी हुई थी। तो बग़ैर सोचे समझे मैं पहुंच गया 3 इंजीनियर्स के साथ। तो फिर वहाँ एक अलग स्टोरी, लेकिन अल्टीमेटली कोई 1-1.25 महीना लगा पूरी मशीन की वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स सारे डिसमेंटल हुए। और उस ज़माने में मैंने एक्चुअली लिफ्टर चलाना सीखा। इलेक्ट्रिक लिफ्टर था वहाँ उस फैक्ट्री में, जिसको मैं फिर घुमाता फिरता रहता था। तो बट दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ डिफरेंट लर्निंग, जो IB के फर्स्ट ईयर में हॉलीडेज़ के दौरान हुई, बिफोर माई ऑफिशियल करियर। ऑफिशियल करियर फिर जो है एक्चुअली 93 में ही स्टार्ट हुआ। टेक्सटाइल कंपनी ज्वाइन कर ली, और फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग इस साइड पे आना शुरू हुए। और बहुत जल्दी हमने रियलाइज़ किया कि थोड़ा सा एक हमें एक्स्ट्रा स्टेप डिफरेंट ले लेना है, जो हमारी अपनी प्रिंटिंग की नीड भी थी
और एक रिक्वायरमेंट भी थी कि हमें डिज़ाइनिंग के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए था। एंड उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सोल्यूशन कुछ इस तरह का निकला कि हमने एक फ्रेंच कंपनी के साथ जो पेरिस बेस्ड थी उनके साथ एक अग्रीमेंट किया कि हम आपके सिस्टम्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर मार्केट करेंगे, उसके अगेंस्ट आप हमारी टेक्सटाइल कंपनी को सिस्टम्स एक सर्टन नंबर फ्री दे दिएगा। विद इन 2 years वो टारगेट अचीव हो गया, हमें उनकी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप मिल गई। सेकेंड ईयर के एंड तक आई थिंक वी वर मार्केट लीडर्स। मोस्ट टेक्सटाइल कंपनीज़ के अंदर हमने कैट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, अडॉप्शन शुरू हो गई थी। और वहाँ से जो कंपनी जिसमें मैं अभी बैठा हूँ वहाँ से उसने स्टार्ट लिया, और इसीलिए हमारी कंपनी का कुछ थोड़ा सा अजीब सा नाम है। जब लोग कहते हैं टैक्सी टेक, तो ये कैब सर्विस या टैक्सी सर्विस से रिलेटेड नहीं है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। NTEXITECH है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से। और जब से वो नाम एक्चुअली लग गया, फंस गया, चल गया, तो और हम आगे बढ़ गए। शुरू के साल इसी इसमें हम मेहनत करते रहे और टेक्सटाइल सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर। और उसके साथ साथ फिर हमें एक रिक्वायरमेंट आई सर्विसेज की, और बड़ा इशू एक टेक्सटाइल वाले फेस उस वक्त ये कर रहे थे, वो मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स का था कि इन अर्ली 90s या मिड 90s या लेट 90s पीसी और टेक्नोलॉजी नई चीज़ थी। डिज़ाइनर्स जो थे वो ज़्यादातर फॉर्मली एजुकेटेड नहीं होते थे, तो कैड सिस्टम उनको चला लेना वाज अ बिग प्रॉब्लम। सी लेवल पे द डिसीजन वाज कि कोई इशू नहीं है, वी अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, आप हमारी इम्प्लीमेंट कर दें, और स्टाफ हमारा अगर डर जाए या भाग जाए तो उसको रिप्लेनिश कर दें। ये अगर आप गारंटी करते हैं तो हमारे से आप ऑर्डर ले लें। एंड आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था देयर ओनली 2 or 3 कंपनीज उस ज़माने में जिनके अंदर कैट सिस्टम लगे हुए थे, जिसमें एक गुल अहमद था मेरे ख्याल में, और एक अल आबिद में कुछ सिस्टम लगा हुआ था, नीना इंडस्ट्रीज़ होती उनमें कुछ सिस्टम लगा हुआ था, एंड मे बी आई थिंक एक रूपा फैब में फैसलाबाद में लगा हुआ था। एंड ऑल ऑफ देम, बाकी जो सारी मिड रेंज और बाकी मिल्स के अंदर देयर वाज दिस इशू कि दे डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट बिकॉज HR वाज अ बिग प्रॉब्लम। हमने ये चैलेंज लिया, हमने स्टाफ को सिखाया, समझाया। उनके डर थे कि भाई हम फायर हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, अगर ये डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो गई तो हम जॉबलेस हो जाएंगे। और वो एक डर था कि पता नहीं क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी है, रोबोट है, ये क्या अजीब सी चीज़ है। तो वो डर को फाइट किया, हमने समझाया, सिखाया, एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया विद इन द नेक्स्ट 3-4 years नन ऑफ द स्टाफ वाज फायर्ड, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन वेंट अप। जो डिज़ाइन पाकिस्तानी इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती थी कि इट्स टू डिफ़िकल्ट, वी कांट डू इट, या जिसकी डिज़ाइन की टाइमलाइन वाज अबाउट 30 days, वो डिज़ाइन 2-3 दिन में बनने लगे। एंड अल्टीमेटली it was a win-win for all, the industry, the team members and designers, and us as a vendor selling technology. वहाँ से हम आगे बढ़ के फिर into जनरल हार्डवेयर के अंदर, और जिसमें लिनोवो, फुजित्सु, अल्काटेल, बहुत सारे ब्रांड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और अभी भी उस बिज़नेस के अंदर हैं। अगर पर्सनली आप पूछेंगे कि मैं स्कूल में किस टाइप का स्टूडेंट था, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नॉन सीरियस था, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगा होता था, खेल में लगा रहता था, और बहुत कम सब्जेक्ट से जिनका मुझे शौक़ हो, और जब शौक़ हो तो वो अच्छा कर लेता, जिसमें कभी कभार ज्योग्राफी में भी टॉप किया मैंने, हालांकि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। आर्ट्स मुझे बहुत पसंद था, स्केचिंग पसंद थी, तो आर्ट्स में बहुत अच्छा मैंने आई थिंक 2nd या 1st तक आया मैं क्लास के अंदर। हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था, लिटरेचर नहीं पसंद था, तो उसमें कभी सीरियसली ना पढ़ा, ना समझा, ना ध्यान दिया। मैथमेटिक्स हमेशा पसंद रही, और जैसे ही मैं आगे ओ लेवल्स की तरफ आया तो मैंने जो सब्जेक्ट्स भी लिए वो साइंस की साइड के थे, और ओ लेवल्स ए लेवल में समझ आ गया कि मेरा जहन ज़रा सा इंजीनियरिंग साइड का है। आर्ट्स एक ज़रा सा इशू है जो दिमाग के अंदर है, वो भी पसंद है और उसकी स्किल्स हैं, बट जनरली इंजीनियरिंग साइड। बट फैमिली चूँकि मालूम था बिज़नेस में जाना है, तो इसलिए फिर मैंने करियर इंजीनियरिंग से इस साइड पे आ गया इनटू बिज़नेस मैनेजमेंट। BBA किया, MBA किया इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, पर टेक्निकल था तो इसलिए ज़रा सा हमेशा एक टेक्निकल फ्लेवर मेरे काम के अंदर रहा, और एक शौक़ था वो। जॉब करने का जहन में नहीं था थ्रू आउट। आई थिंक फैमिली ओरिएंटेशन इतनी बिज़नेस नहीं थी। इट वाज दादा ने स्टार्ट किया, ही वाज बेसिकली अ लॉयर,
वालिद साहब एजुकेशन की तरफ चले गए, वो इतना ज़्यादा बिज़नेस में नहीं आए। तो कभी थिंकिंग में ये नहीं था कि हमें एक जॉब करना है। एक ये गिवन था जो कि बचपन से था कि एक फैक्ट्री है, वहाँ जाके काम करना है, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, बस। इससे ज़्यादा सोच नहीं थी, इतना डिटेल में नहीं था कि प्लानिंग हो, बजट्स हो और सीरियस थिंकिंग हो। तो जब लाइफ में शुरू में आए तो विद अनप्लान्ड आए, बस ये फोकस था या टारगेट था कि काम कंप्लीट करना है, तो 5 to 9 हो या 9 to 5 हो या 9 to 9 हो, वो उसका कभी सोच नहीं थी। अल्टीमेटली वो 9 to 9 हुआ और उसमें फिर फैमिली सफ़र करती है, तो वो फिर फेस किया। जब यंग थे, जब उस वक्त इतना ज़्यादा होश नहीं था और इतना ज़्यादा मे बी अप्रिशिएट भी नहीं करते थे कि वालिद साहब क्या कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का ज़माना आया, उस वक्त अब्बू का भी काम ज़्यादा पब्लिक में नुमाया हुआ। हालांकि वो केमिस्ट्री के साइंसदान हैं, बट आईटी के अंदर भी एंड टेलीकॉम के अंदर भी उनको जो असाइनमेंट्स दी गए उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एंड आई थिंक इंडस्ट्री ने पूरे ने एक्सेप्ट किया कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन दिस एरिया इज़ फैंटास्टिक। और उसी वक्त जब सब लोगों से अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हुई तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, कुछ अब्बू ख़ास हैं, और फिर उसकी वजह से फिर हमने भी अप्रिशिएट करना शुरू किया उन्हें। शुरू लाइफ में अब्बू चूँकि बिज़ी थे एंड फैमिली हमारी छोटी है, अब्बू इज़ दी ओनली चाइल्ड, तो दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा करीब थे। तो जो अब्बू की ट्रैवलिंग में या अपने काम में अब्बू बिज़ी होते थे, उसमें वो दादा या दादी कवर कर लेते थे। स्कूल छोड़ना, स्कूल से पिक करना और समथिंग जो दादा यूज़ टू डू, बिकॉज अब्बू अपने उस साइड पे बिज़ी थे, जिसकी वजह से अब्बू को भी एडवांटेज मिला, हमें भी एडवांटेज मिला। एंड एज फैमिली अब्बू हैड द एबिलिटी टू गो फॉरवर्ड बिकॉज काफ़ी सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर्ड थी। लेटर ऑन अब जाके हम रियलाइज़ करते हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस। और एक चीज़ हम हमेशा घर से हमने सीखने को मिली कि, और ये एक सवाल होता है कि एजुकेशन जो है उसमें मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ ये कहाँ सिखाई जाती हैं, स्कूल में सिखाई जाती हैं या घर में सिखाई जाती हैं। हमारे केस में ये घर से आई कि बेसिकली इस्लाम को क्लोजली फॉलो करो और नरमी से पेश आओ और इंसाफ से पेश आओ। और आई थिंक ये 3 मेन चीज़ें थीं जो लाइफ में आगे लेके मैं बढ़ा। मेरी कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने इंडस्ट्री में क्या किया है, मैं हाईलाइट करूँगा जो हमने डिज़ाइन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया, द एबिलिटी टू वर्क ऑन अ पीसी। एंड एक ज़माने जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त कैड सिस्टम वाज ऑलमोस्ट अबाउट $500,000, 92-93 की बात कर रहा हूँ। 95 में जो हमने सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया दैट वाज पीसी बेस्ड, एंड प्राइस जो है वो $5 लाख से कोई $1.25 से $1.5 लाख पे आ गया, जिसमें हार्डवेयर वाज अ बिग कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर आल्सो अच्छा खासा बड़ा कंपोनेंट होता था। एंड बाय द टाइम जब हमने इस सेगमेंट को छोड़ा टेक्सटाइल सॉफ्टवेयर का, फोटोशॉप हैड कम इन, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और बहुत सारी सॉल्यूशंस आ गई थी, एंड कैड सिस्टम हैड बिकम द स्टैंडर्ड। मैनुअल डिज़ाइनिंग ख़त्म हो चुकी थी इन दोज 5 या 7 ईयर जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया। टोटली डिज़ाइनिंग डिजिटल हो गई थी, डिजिटल प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी, 3D और मैपिंग एंड जो एबिलिटी टू क्रिएट अ डिज़ाइन एंड मॉडल इट विदाउट एक्चुअली इवन प्रिंटिंग या क्रिएटिंग अ फैब्रिक या गारमेंट, दैट केम इन। तो ये बहुत सारी चीज़ें, वर्चुअल मैपिंग, ये वर्चुअल 3D कहलाता है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमने इंट्रोड्यूस की उस ज़माने में, जो अब जाके इनफैक्ट डिजिटल प्रिंटिंग अब टेक ओवर करना शुरू कर रही है इंडस्ट्री के अंदर, एंड इट इज़ कम्पीटिंग विद जो मेन कन्वेंशनल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ है। तो मेरी कंट्रीब्यूशन वुड भी, मैं कहूँगा कि ज़्यादातर वो जो चीज़ हमने करी कि हमने इस लो प्राइस ब्रैकेट में हम सोल्यूशन लेकर आए, और बिकॉज हमें एडवांटेज था कि हम लोग खुद टेक्सटाइल के लोग थे, हम अंडरस्टैंड करते थे कि अगर कोई डिज़ाइन बनना है तो उसकी अगर एक लकीर भी खींचनी है तो प्रिंटिंग मशीन पे किस फैब्रिक पे कितनी मोटी या पतली होएगी। अगर वो हैवी ड्रिल या ट्विल टाइप का फैब्रिक है तो कैसे होगी, वो लकीर होनी चाहिए। अगर वो सिल्क जैसा फैब्रिक है तो वो लाइन कैसी होनी चाहिए। अगर प्रिंटिंग का जो पेस्ट है या जो इंक है वो गाढ़ी है तो कैसी होनी चाहिए, अगर वो पतली है तो कैसी होनी चाहिए वो लाइन। तो दिस एबिलिटी गेव अस
कि जो भी डिज़ाइन इंडस्ट्री बना रही थी, आवर रिजल्ट्स वर फार बेटर जो हमारे कंपेटिटर्स के थे, बिकॉज दे वर जस्ट सेलिंग कैड सिस्टम्स, दे वर नॉट टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, दे वर जस्ट कैड ऑपरेटर्स। तो उनसे कभी वो समझ ही नहीं आती थी कि डिज़ाइन कितनी मोटी पतली करें। वी न्यू इस फैब्रिक पे प्रिंट होना है, इस मशीन पे प्रिंट होना है, इस स्क्रीन पर प्रिंट होना है, तो इतनी पतली डिज़ाइन होनी चाहिए या इस नंबर का पेन होना चाहिए। एंड दिस लेड अस टू आवर सक्सेस इन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया, सक्सेसफुल हुए। ग्लोबली पाकिस्तान का डिज़ाइन हाइटेक्स तक जाता है। होम टेक्सटाइल का ये एक फेयर होता है फ्रैंकफर्ट में, तो डिज़ाइन पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फिर आगे बढ़े इस लेवल पे। जॉस कंप्यूटर्स हमने स्टार्ट किया आखिर में। इससे पहले मैंने जो ट्रेनिंग के लिए सेटअप किया, मैं उसका भी थोड़ा सा मेंशन कर दूं। वो 1997 में हमने विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के नाम से एक वेंचर सेटअप किया। ख़ास तौर पे जब कुछ टेक्सटाइल की जो मिल ओनर्स थे, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि सोहेल, हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं अगर वो छोड़ जाएं, हमने इतना महंगा सिस्टम ख़रीदा हुआ है, तो आप मुझे रिटर्न में गारंटी करके दो कि यू विल अरेंज फ्री ट्रेन मैन पावर। अब इट डिड नॉट मेक सेंस कि एक हम इतना स्टाफ की गारंटी लें, ट्रेनिंग करें, एंड अगर स्टाफ 3 दफ़ा चला जाए या छोड़ जाए किसी भी वजह से। सो द अल्टीमेट सोल्यूशन वाज सेटअप ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। हमने सदर के अंदर एक जगह लेकर एंड विजन के नाम से हमने कोर्सेज स्टार्ट करे, विच वर शॉर्ट 3 months and 6 month कोर्सेज इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन। एंड उसमें हम 2 टाइप के स्टूडेंट्स को केटर करते थे। जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो एजुकेटेड नहीं थे, उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन इनटू कंप्यूटर ग्राफिक्स, कैसे फ़ोटोशॉप पे कैसे फ़ाइल ओपन लोड बेसिक फंक्शंस। एंड ऑल्सो जो कंप्यूटर साइड के स्टूडेंट्स थे जिनको टेक्सटाइल डिज़ाइन नहीं आता था, उनको टेक्सटाइल का सारा कॉन्सेप्ट कि प्रिंटिंग क्या होती है, स्क्रीन क्या होती है, डाइस क्या होती हैं, डाइस की विस्कोसिटी क्या होती है, स्क्रीन के मेश क्या होते हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स पे किस तरह की स्क्रीन होनी चाहिए, किस तरह का डाई होना चाहिए, प्री ट्रीटमेंट ऑफ फैब्रिक क्या होती है, पोस्ट ट्रीटमेंट क्या होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा डिज़ाइन पे, कलर्स पे। ये सारी टेक्नोलॉजी फिर हमने इन शॉर्ट कोर्सेज एक सिंपल तरीके से इंडस्ट्री में देनी शुरू करी। एंड 3 से 4 साल के अंदर एट वन टाइम हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट स्टडिंग ओवर देयर, लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रोसेसेस, अनटिल जब हमने रियलाइज़ किया कि अब वो मार्केट का जो गैप है वो पूरा हो गया एंड सेल्फ सस्टेनिंग होगी इंडस्ट्री। तो अबाउट 2001 के अंदर हमने फिर इसको वाइंड अप कर दिया, एज द नीड वॉज देयर नो मोर। और इसके बाद बीच में फिर एक और फैमिली से मुझे असाइनमेंट मिली इन 2001 के करीब। हमने एक प्रिंटिंग प्रेस मुझे मिला कि इसको सेटअप करें, और रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि फैमिली वाज डाइवर्सिफाइंग इनटू प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, एंड हमारी कुछ अगेन यूनिक रिक्वायरमेंट थी। हमने ज़ीरोक्स के साथ पार्टनरशिप करके वी सेट अप द सेकंड डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस इन पाकिस्तान फॉर वेरी स्मॉल प्रिंट रन्स एंड वेरी हाई एक्यूरेसी। तो इट टुक मी 2 years 3 years वो सेटअप करने में, जिसमें ज़ीरोक्स की इक्विपमेंट भी थी, उसमें हाइडलबर्ग की इक्विपमेंट भी थी, एंड वाज अ कंप्लीट वर्टिकल प्रिंटिंग यूनिट जो अभी भी रन कर रहा है। मैंने उसको स्टार्टअप करके देन आई हैंडेड इट ओवर टू माई ब्रदर। अब वो उसको मैनेज करते हैं एंड दे आर इनटू पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। इसके बाद लास्ट जो हमने कंपनी स्टार्ट मैंने करी थी वो जॉस कंप्यूटर्स के नाम से था। इससे पहले टेक्सटेक पैरेलल में चल रही थी, यूरेका एक्सप्रेस जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो भी पैरेलल में चल रही थी, और रहमान टेक्सटाइल की साइड पे चलती रही थी। वो मैं उसका मेरा फोकस नहीं था, वो बाकी भाई देखते थे। जॉस कंप्यूटर्स के अंदर ज़्यादा फोकस मेरा था कि हम जॉस और टेक्सटेक का पोर्टफोलियो अलग कर लें। जॉस वाज ऑल पीसी बेस्ड प्रोडक्ट्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, एंड टेक्सटेक वाज मेनली नॉन पीसी प्रोडक्ट्स एंड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग। तो इस तरह बाइफर्केट करके जॉस सेपरेट अब एंटिटी है, वो फोकस उनका डिफरेंट है। टेक्सटेक नॉर्मली नॉन पीसी पे डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे है, एंड एंड यूज़र पे ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं हम टू ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल सेगमेंट्स, ऑल वर्टिकल्स। अक्सर लोग पूछते हैं कि सोहेल आपकी मैनेजमेंट या लीडरशिप का क्या राज है। मैं कहता हूँ ऐसा कोई राज तो नहीं है। बिज़नेस में काम करना लॉजिकल है, आप बस सीधी बात करें, गोलमोल ना करें, चीज़ों को झूठ ना बोलें, ये मेन है।
बट अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो मैं कहूँगा आई लाइक टू लीड बाय एग्जांपल। मैं ख़ुद बहुत हैंड्स ऑन हूँ। मुझे ख़ुद जब डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल की लॉन्च करी तो मैं ख़ुद न्यूयॉर्क गया वहाँ सीखने डिज़ाइनिंग कैसे होती है, हालांकि मुझे कोई डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। वो अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पे न्यूयॉर्क में उतरते ही मेरा पासपोर्ट और पैसे सब चोरी हो गए और एक अलग एडवेंचर हो गया ट्रेनिंग के बजाय। बट आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन पर्सन। आई लाइक टू डू थिंग्स माई सेल्फ विच मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू वर्क विद मी, बिकॉज मैं हर वक्त वॉच कर रहा होता हूँ उनको और उनको तंग भी कर रहा होता हूँ। अक्सर मेरी टीम कहती है सर प्लीज़ हमें करने दें, हम आपको डिलीवर कर देंगे रिज़ल्ट। तो एक तो ये मेरा एक मैं कहूँगा वन ऑफ माई लीडरशिप के रीजंस। एंड सेकंड मैं कहूँगा कि आई हैव अ वेरी ओपन डोर पॉलिसी, और किसी को भी कोई इशू होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटोकॉल और ऑर्गेनोग्राम में देखते हुए कि किसको किसके पूछना चाहिए और हु इज़ द राइट पर्सन टू आई एंटरटेन इवन अ पीएन कमिंग इन फॉर गाइडेंस और हेल्प। लोअर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव्स अगर कोई आ जाते हैं सो आई डोंट माइंड, आई ट्राई कि किसी को किसी भी मेथड से अगर मैं गाइड कर सकता हूँ और हेल्प कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करता हूँ। थर्ड मुझे विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, मुझे आई थिंक शौक़ है ज़रा से बोलने का और पढ़ाने का। तो मैं देखता भी रहता हूँ, स्टडी भी करता रहता हूँ और फिर ये इम्पार्ट भी करता रहता हूँ नॉलेज लोगों को, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आर, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। सो दिस ऑल्सो इज़ वन ऑफ माई रीजन्स कि पीपल लाइक टू सिट विथ मी एंड लर्न फ्रॉम मी एंड दे नो के बॉस हमसे ज़्यादा जानता है। एंड इन केसेस आई डोंट माइंड अगर मेरा जूनियर, आई लुक फॉरवर्ड टू जूनियर जो मुझसे ज़्यादा जानते हो ताकि मैं उनसे सीखूं। मुझे इसमें कोई वो नहीं होती शर्म कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं जानता, आई आस्क एंड आई ट्राई टू लर्न एज मच एज आई कैन, बिकॉज नॉलेज के लिए इस्लाम में है कि आप चीन तक जाएँ। ये तो फिर जूनियर से कोई मशवरा लेना या गाइडेंस लेनी, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। फेलियर का भी लोग कभी पूछते हैं कि बिज़नेस है तो सक्सेस इन फेलियर होता है। मेरा जवाब होगा यस, बिल्कुल फेलियर होता है। और लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हैं एंड आप प्लानिंग कर सकते हैं तो यू कैन प्लान नॉट टू फेल, विच मीन्स के दो तीन चीज़ें आप करके यू कैन इंश्योर कि योर फेलियर रेट गोज़ डाउन, विच इज़ के आप स्टैंडर्ड्स इतने हाई रख दें कि फेलियर मीन्स अ डिसेंट सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टारगेट 40% अचीव करना है, इफ़ यू स्टार्ट एमिंग एट 85-90% एंड यू फेल, you will reach 30 to 40% which was your worst case scenario. In that case फिर वो failure नहीं रहता, that is still an above average achievement and that is one way. The second way is कि इतने backups बना लें आप कि अगर आप plan का ये fail हो जाए तो you have a backup, you have a second option, वो अगर फिर भी fail हो जाए third backup हो, third option। and पाकिस्तान के अंदर ये बहुत हमें सीखने को मिलता है इन द सेंस के आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके पास गैस के इश्यूज़ हैं, आपके पास इंपोर्ट के इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, एंड पीपल कंप्लेन ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा, कैसे करें। द सोल्यूशन इज़ ऑलवेज देयर, इट इज़ जस्ट अ बिट हार्डर। एंड यूरोप या यूएस में वहाँ पे सिस्टम्स इतने सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, थिंग्स आर ईजियर। बट यहाँ पे भी इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है। फेलियर रेट आप कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन गो डाउन टू लो फेलियर, बट देर इज़ ऑलवेज फेलियर, आई एग्री, बिकॉज यू कैन नेवर प्लान फॉर एनीथिंग 100%, देर इज़ ऑलवेज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बट देन दैट इज़ नॉट अ फेलियर, वो फिर एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। आप यू लर्न इन एवरी थिंग जिसमें आप फेल होते हैं, यू लर्न कि अच्छा ये चीज़ मिसिंग थी या ये चीज़ कमी थी या ये चीज़ मिसकमिटेड थी, सो नेक्स्ट टाइम इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि ओके यू विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट। And ultimately, after all those failures, yeah, let's change the word, after all those learning experiences, you grow. So if you are planning like this and thinking like this, then failure is not really a failure anymore. It is always learning, success. Cost of success अगर आप पूछे तो is sometimes फैमिली जो है वो सैक्रिफाइस करती है जब आप लेट ऑफिस आवर्स में बैठे हुए होते हैं और आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ टाइम नहीं दे रहे होते, एंड उसका फिर वे अराउंड बहुत मुश्किल होता है। द ओनली वे जो रह जाता है कि आप हॉलीडेज़ के अंदर बिल्कुल ही अगर कर सकते हैं तो ऑफिस बंद कर दें एंड टोटली डेडिकेट कर दें एंड टेक रेगुलर हॉलीडेज़।
जो अक्सर अंग्रेज़ करते हैं कि जब वो काम करते हैं तो बहुत मेहनत से करते हैं, जब छुट्टी करते हैं तो भी सही से छुट्टी करते हैं। सो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि जब तक काम में बिज़ी हूँ तो काम करूँ, लेकिन जब छुट्टी का टाइम आए तो कोशिश करके फैमिली को पूरा टाइम दूँ। बट सेक्रीफाइस होता है एंड वाइफ सबसे ज़्यादा फेस करती हैं, बच्चे उसके बाद फेस करते हैं। और छुट्टियों पे भी जब जाना हुआ है मेरा तो हमेशा फिर मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह जल्दी उठ के 6 साढ़े 6 जब सब उठना शुरू हो रहे होते हैं उस वक्त 1.5-2 घंटे बैठ के बेसिक प्रॉब्लम्स को देख लूँ, ईमेल्स देख लूँ, जवाब दे दूँ काम के। एंड सिमिलरली डे एंड पे शाम को जो भी घूम घाम के आ चुके हैं फैमिली के साथ तो 8-9 बजे 1.5 घंटा 2 घंटे अगेन बैठ के थोड़ा सा जो चीज़ें रह गई आउटस्टैंडिंग उसको जवाब दे दूँ, तो कवर हो जाता है फिर भी काफ़ी हद तक। लेकिन मेरा ये पॉइंट है, अगर आप वाइफ से पूछेंगे वो यकीनन कहेंगी नहीं कवर होता, ये कभी नहीं होते, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। बट कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि टाइम दें फैमिली को, बिकॉज अल्टीमेटली एक एज के बाद आखिर में जब सेटअप हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर ही फैमिली को टाइम दे पाते हैं। बट देन बिकम्स टू लेट, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं एंड उनकी शादियों के टाइम हो रहे होते हैं। आगे के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा जो एडवाइस होगी मेरी, और मैं कहूँगा कि एक तो गिव अप ना करें, कीप एट इट कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, पीछे लगे रहें। सेकंड, ईमानदारी से काम करें, ऑनेस्टली काम करें और फेयरली और जस्टली काम करें। बिकॉज अगर ये तीनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट मिसिंग हो, मे बी आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने के लिए खाली यही 3 रास्ते हैं। डिसऑनेस्टी से नहीं मिल पाता, वो इट कैचेज अप विथ यू। If you are unfair या unjust, you are never happy, your staff, your team is never happy, and until everybody is happy, success नहीं आती। You need to be happy to be able to be successful. Your staff needs to be happy, and as I said, failure या उसके लिए आपको कवर करने के लिए you have to be persistent। आपने प्लानिंग करी, एक प्लान फेल हो गया, सेकेंड प्लान उसका बैकअप होना चाहिए, थर्ड प्लान होना चाहिए। So you have to keep at it and never give up. Ultimately success आ जाती है।